है। डिजिटाइजेशन आप इसका हल बता रहे हैं बारखान सही साहब, तो इसमें फिर क्या चीज़ आड़े आती है? हम क्यों अभी तक अपने आप को, जो हमारी इकोनॉमी है उसको डिजिटाइज नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह है इसको कि क्या हमारे पास तो इतनी बड़ी आईटी सेक्टर है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो क्या वजह है फिर? कहाँ पर परेशानी आती है जो हुकूमत इसके ऊपर काम भी कर रही है लेकिन आज तक वो अपनी इकोनॉमी को डिजिटाइज नहीं कर पा रही? बड़ी वजह जो है वो हमारे गवर्नमेंट के एंड पे एग्जीक्यूशन है। मैं एक दफ़ा शबर जैदी से एज ए चेयरमैन पाशा मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा, तो ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट जो उनकी ट्रेनिंग, उनकी जो टीम थी आईटी की इनसाइड एफबीआर, उसके बारे में वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो मुझे ये रियलाइज हुआ, बाद में डिफरेंट लोगों से बात भी हुई, कि उस तरह की कॉम्पिटेंस अवेलेबल नहीं है कि वो डिजिटाइज कर सके। तो आपको पावर का ऑब्जेक्टिव भी होता है कि जब आप पावरफुल होते हैं तो आप राइट लोगों को की टीम बनाते हैं और वो टीम फिर एग्जीक्यूट करती है। आपका एनआईटीबी एक इदारा है जो कि डिजिटाइजेशन और ये सारा कुछ करता है। उसकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी आउटपुट देखें, उसकी बनाई हुई एप्स देखें, मैं उसकी एप्स अक्सर यूज करता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ उनकी क्वालिटी देख के। तो उस और वो एक आपके आईटी सेक्टर के लिए नॉर्मल बात है जो कि हम इंटरनेशनली कर रहे हैं। तो आपकी ब्यूरोक्रेसी उस, आई थिंक उस लेवल पे, उस लेवल के इदारे और उस लेवल की चीजें नहीं बना सकी। और अभी भी कोई ऐसे आसार नहीं नजर आ रहे। अभी आप आईटी मिनिस्ट्री को ठीक करने की बजाय एक और डिजिटल इदारा बना रहे हैं। मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है। 2 साल से वो इदारा बन रहा है और जिससे पूछो वो कहता है कि जी वो अब इदारा आईटी को ठीक करेगा, इसलिए आईटी मिनिस्ट्री की अब रेलेवेंस नहीं रही। तो आप देखते हैं कि आपका एक ट्रेंड है कि आप पुरानी चीजों को ठीक करने की बजाय नई चीज बनाने की तरफ जाते हैं। वो नई चीज भी अल्टीमेटली जब उसको बनाने वाला और पीछे जो उसके बंदा खड़ा होता है, यानी होना ये चाहिए बारखान सईद साहब के आईटी सेक्टर में पुरानी चीजों को ठीक किया जाए बजाय इसके कि नई चीजों को लाकर और जो है बोझ हम बढ़ा दे। साथ रहेगा फजल मुकीम साहब, आपकी जानी बातें हैं। जब टैक्स बेस बढ़ाने की बात की जाती है, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की बात की जाती है, तो बदकिस्मती हमारी ये है कि एक बड़ा तबका हमें एहतजाज करता हुआ नजर आता है। क्यों नहीं पाकिस्तान में टैक्स बेस बढ़ी अभी तक? बिल्कुल जी, थैंक यू कि आपने काफ़ी देर बाद मुझे भी याद कर लिया। हम आपसे सवाल करने की कोशिश करते हैं, गालिबन आवाज का मसला आ रहा था। अच्छा, मैं सबसे पहले बात ये करता चलूँ, आपकी बात का जवाब देता हूँ। केपीके के जो मसाइल हैं वो पूरे पाकिस्तान से हट के हैं। यहाँ पर आप जैसे देख लें, जैसे जफ़र मोती ने स्टार्ट में फरमाया कि हमें आईएमएफ से गिला नहीं करना चाहिए, हमें अपनों से गिला करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि इस टाइम केपी की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको अगर ये लोग अगर बैंक लोन पे ले जाएं, क्योंकि इस टाइम बैंक लोन हमारी ज़रूरत है, हमें बैंक लोन मिलना चाहिए। ये आपको मैं बताता चलूँ कि बैंक में जो डिपॉज़िट हैं 16 से 19% डिपॉजिट बैंकों में केपीके के लोगों के पड़े हुए हैं जो करंट अकाउंट पर हैं, और उनको जो लोनिंग दी गई है वो 0.97%। ये हमने लास्ट टाइम जब औरंगजेब साहब आए थे उनसे भी हमने बात की, आपसे भी ये बात कर रहे हैं, आपके चैनल के ज़रिए लोगों को बताना चाह रहे हैं कि भाई केपीके की मार्केट को लोन दिया जाए। ये हमेशा कहते हैं ये रेड जोन में है, हमें आज तक नहीं समझ पड़ी पिछले 8, 10, 12 साल से कि ये रेड जोन कहाँ पर है। यहाँ पर तो जितना अमन अमान है हम आपको कह नहीं सकते, कम से कम जो पेशावर और पेशावर के गिरदोनवा मतलब यहाँ पे काफ़ी अमन है, लेकिन बैंक लोन नहीं दिया जाता। जो आपने कहा कि भाई अगर आईटी को अगर फ्लोरिश किया जाए, क्यों ये ही जो लोग बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े सीटों पे बैठे हुए हैं, ये ही इसी को बुर्जुमान नहीं होने देते। क्यों? अगर आईटी सिस्टम आ जाएगा तो इनका सिस्टम ख़राब होगा। तो इस ऐसी कई बातें हैं जो मैं आपके चैनल के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस टाइम अगर केपी की मार्केट में अगर लोन की सूरत पे लोगों को पैसा इंजेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे कारोबार दबाई के धाने पे जा चुका है। ठीक है जी, इस दफ़ा फर्स्ट टाइम मतलब कि सूबाई गवर्नमेंट की ने भी चैम्बर में आए 3 मिनिस्टर इकट्ठे आए, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, तीनों आए, वो भी हमसे आउटपुट लेके चले गए। लेकिन अब उनसे हमें क्या रिजल्ट मिलता है मालूम नहीं। अभी जो वफाकी वज़ीर, जो फाइनेंस वज़ीर साहब थे, ये भी चैम्बर आए थे, काफ़ी लोगों से काफ़ी कुछ रिटर्न में तजवीज़ लेके गए। अब इसका क्या रिजल्ट निकले पता नहीं, लेकिन अगर ये बैंक लोनिंग नहीं करेंगे बाखुदा मार्केट वापस पाँव पे नहीं खड़ी हो सकेगी। और आईटी सेक्टर को भरपूर तवज्जो देनी चाहिए और आईटी सेक्टर को हमें अडॉप्ट करना चाहिए बाय हुक बाय क्रोक। अगर हम
डॉक्यूमेंटेशन हमारी पूरी नहीं होगी तो आगे हमें इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे भी बेइंतहा तकालीफ खड़ी होंगी। तो लिहाजा जैसे मैं आपने कहा कि ठीक है मेरा माइक ख़राब था, लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें पिछले 1.5 घंटे से आपके प्रोग्राम पे बैठे हुए हैं, जितने मिनट हमने बात किया या जितने सेकंड हमने बात किया, यही हालत पाकिस्तान में भी हमारी है कि हमें सालों पे मुहित रखा जाता है लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट साहब आप मैंने जैसे पहले कहा ना कि आवाज़ का इशू आ रहा था, लेकिन जो आप बात करें उसमें एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है कि आप कहते हैं कि केपी में जो कारोबार है वो तबाही के दहाने पे, लेकिन वज़ीर आला केपी तो कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम विफाक को उधार दे सकते हैं। तो वो फिर पैसे कहाँ से आए और वो पैसे कहाँ हैं जो हमें या आपको नजर नहीं आ रहे हैं? साथ रहेगा आदिल साहब, आपकी जानिब आती हूँ। जब हम सैलरी क्लास की बात करते हैं तो हमेशा एक ही बात होती है कि ये तबका सबसे ज्यादा पिसता है क्योंकि हम टैक्स पे कर रहे होते हैं। फजल साहब प्लीज ऐड कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। असल में सबसे आदिल साहब कता कलामी की माजरत, फजल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी जैसे हमारे वज़ीर आला साहब ने कहा कि हमारे पास इतना फंड है कि हम विफाक को भी लोन दे सकते हैं, वो दे सकते होंगे, लेकिन हमें इस टाइम हम विफाक के मतलब बात कर रहे हैं तो विफाक ने हमारे साथ जैसे हमारी अपनी गैस थी, अपना पेट्रोलियम आइटम था, चाहिए ये था कि यहाँ पे हमें इंडिजिनस गैस की वाफर मिकदार मिलती, लेकिन हमें इंडिजिनस गैस की जो हमारी पैदावार है मेरा ख्याल में उसका 30% में हमें नहीं मिलता। क्यों कि जब भी देखो लोड शेडिंग पे बनी हुई है। देखें जैसे यहाँ पे CNG सेक्टर चल रहा था तो पूरे पाकिस्तान को जो 500 बिलियन रुपीस की सालाना इनको इंपोर्ट बिल की बचत हो रही थी, इन्होंने जानबूझ के उस सेक्टर को तबाही के धाने पे ले गए और उनको तबाह बर्बाद कर दिया कि आप जी अगर हमसे RLNG लें। भाई जब इंडिजिनस गैस है तो हमें RLNG लेने की ज़रूरत क्या थी? पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आज आप KPK में CNG स्टेशन चल रहे थे, ठीक है जी, इन्होंने लाकर उधर भी तब ला के लोड शेडिंग शुरू कर दी। इसमें कुछ भी नहीं था। अगर 500 बिलियन रुपीस की इंपोर्ट की बचत आ रही थी तो इस पाकिस्तान को ही खैर मिल रही थी, इस पाकिस्तान को ये पैसे मिल रहे थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। देखें जी मैं आपके चैनल के जरिए ये कहना चाहता हूँ, उन हाथों को ढूंढें। अभी आप टैक्स पेयर को नहीं ढूंढे कि हमें टैक्स मिलने वाले मिले, उन हाथों को ढूंढें कि जो जानबूझ के ये पूरे सेक्टर को तबाही के धाने पे लेकर आ रहे हैं। ठीक है फजल साहब, और ढूंढना जरूरी भी है ना ताकि पता चले कि कौन है जो कि पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान से दुश्मनी निकाल रहा है। आदिल साहब आपकी जानिब आती हूँ, मुझे ये बताइएगा कि जो ताजिर तबका है वो कब टैक्स नेट में आएगा? क्योंकि हमेशा एक ही शिकवा होता है कि हम लोग यानी जो सैलरीड क्लास तबका है वो टैक्स दे रहा है, लेकिन ताजिर तबका इससे बाहर है। उनको टैक्स नेट में लाने के लिए क्या क्या इकदाम होने चाहिए या किस तरह की सख्त पॉलिसीज अब गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमारा फोकस तो ये है कि हमारा टैक्स कम किया जाए। अब इसके लिए बहुत सारे सेक्टर्स हैं, आपने ताजिर का नाम लिया, इसके अलावा भी सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है, आपके बॉर्डर्स हैं जहाँ से स्मगलिंग होती है, बॉर्डर के अलावा भी काफ़ी सारे इन्वॉल्वमेंट हैं जहाँ से इलीगल ट्रेड होती है, तो उन सबको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। रेवेन्यू मेजर्स, रेवेन्यू एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं गवर्नमेंट के पास, सिर्फ जो मिसिंग चीज़ है वो पॉलिटिकल विल है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने खुद अभी 2 दिन पहले खबर दी कि जी स्पीकर एंड चेयरमैन सेनेट की सैलरीज बढ़ा दी गई, इससे पहले हमने मेंबर पार्लियामेंट्स की सैलरीज देखी, तो उनके लिए इत्तेफाक है, गवर्नमेंट को कभी भी IMF की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे ही कोई प्राइवेट सेक्टर या टैक्स रिलीफ देने की बात आती है सैलरीड एम्प्लॉइज को या दूसरे सेक्टर्स को, वहां पे फिर IMF आड़े आ जाता है। ये IMF को पता नहीं सैलरीड क्लास से क्या दुश्मनी है, मतलब हम तो समझ से बाहर है हमारी तो, कि पाकिस्तान का जो सैलरीड मिडिल क्लास है उसको रिलीफ देने के लिए IMF कभी भी तैयार नहीं होता, और बाकी सब सेक्टर हमेशा रिलीफ अवेलेबल होता है। तो गवर्नमेंट को इसको सीरियस सोचना चाहिए। देखें पूरे मुल्क का इस वक्त मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास सरापा एहतजाज है, बहुत शदीद जुल्म है कि आप इतना बहुत हेफ्टी टैक्स ले रहे हैं सैलरीड क्लास से, और फैसिलिटीज कोई मराद किसी किस्म का, जो आम जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो हमसे बहुत नीचे हैं वो भी अपने बेसिक टैक्स में सैलरीज में एग्जेम्पशंस देते हैं। हाउस रेंट का एग्जेम्पशन होता है, मेडिकल का होता है, और पाकिस्तान में ना मेडिकल फैसिलिटीज हैं और उसके बावजूद एग्जेम्पशन नहीं दिया जाता। और डिस्क्रिमिनेशन देखें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए बहुत सारे टैक्स रिलीव्स अवेलेबल हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए नहीं है। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्राइवेट सेक्टर को टैक्स रिलीफ दिया जाए। ये आपकी मिडिल क्लास है, आपके सबसे लॉयल एंड सबसे कंप्लायंट टैक्स पेयर तबका है, इसके साथ इतना जुल्म ना करें कि वो भी दूसरे रास्ते देखने पर मजबूर हो जाए।
ठीक है। अब हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। किन किन अहदाफ का तयन हुआ है वो जरा आपके साथ हम शेयर करते हैं। बजट 2025-26 के सालाना तरक्याती प्लान के तहत अहम अहदाफ का तयन जो हुआ है उसमें अशिया और खिदमात की मजमूई बरामदात का हदफ 44.9 अरब डॉलर मुकर्रर है। नए बजट में गुड्स की बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर मुकर्रर है। खिदमात के शोबे की बरामदात का तखमीना 9 अरब 60 करोड़ डॉलर रखा गया है। नए बजट में अशिया की इम्पोर्ट का हदफ 65.20 अरब डॉलर मुकर्रर है। खिदमात के शोबे की दरामदात का हदफ 14 अरब डॉलर मुकर्रर करने की तजवीज़ है, जबकि करंट अकाउंट खसारे का हदफ GDP के 5% रखने की तजवीज़ सामने आई है। करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 10 करोड़ डॉलर तक जा सकता है।